Good morning students. Today we are going to study the chapter function. Okay, let me start the chapter function. फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में हमें जानना है. तो फंक्शन से पहले हम देख लेते हैं कि हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ऑर्डर पेयर पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था. तो हम रिकैप करते हुए चलते हैं कि हमारे पास क्या था. रिलेशन. रिलेशन इज अ सबसेट of Cartesian product. ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में. ओके, इसके बाद हम बात कर रहे हैं फंक्शन की. तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन. क्लियर. सबसेट है तो फंक्शन है क्या. सबसेट तो हमने बोल दिया. अब हम रिलेशन बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है कि मैपिंग के थ्रू देखते हैं. बाय यूजिंग मैपिंग let two sets are there, set A and set B. क्लियर. अब ए का 1 2 3 4 चार एलिमेंट हमने इनपुट में ले लिए सेट ए के अंदर. इसके अंदर ले लिए ए बी सी डी ई. पांच एलिमेंट हमने सेट बी में ले लिए. अब हम ये कह रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, यानी लिंकअप हो रहे हैं. ए बी से गया, 2 सी से गया, 3 बी से गया आपके पास अरेंज, और 4 डी से गया. करेक्ट. अब पहले जब होता था तो ये क्या था, एक रिलेशन मानते थे हम इसको, लेकिन रिलेशन में और भी कंडीशन थी. अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से तो हर एक इनपुट का, यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है आपको, कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है, यानी एसोसिएट हो रहा है. अब एसोसिएट हो रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे एलिमेंट्स का आउटपुट मिल गया और इधर मिल गया, और वो आउटपुट भी कैसा मिल गया आपको, यूनिक मिल गया. क्लियर. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसको, इस रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन बोल सकते हैं. तो फंक्शन में एक चीज समझ में आ गई हमें कि हमारे पास हर एक इनपुट का क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, और आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो हमारे पास यूनिक है. क्लियर. नाउ तो इसका मतलब ये अपन लगा देते हैं कि पहले हम क्रॉस लगाते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, आर लगाते थे रिलेशन के लिए, और हम अब किसके लिए लगा रहे हैं, फंक्शन के लिए एफ लगा दिया. लेकिन कंडीशन क्या लगा दी हमने, पहली कंडीशन थी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारे पास, कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए. एवरी इनपुट हैव आउटपुट. करेक्ट. यानी हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, और आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो एंड आउटपुट इज यूनिक. आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि आउटपुट यूनिक होना चाहिए. क्लियर. अब हमारे पास आते हैं कि आउटपुट यूनिक हो गया, इनपुट भी हो गया, तो लेकिन इनपुट को हम क्या बोल देते हैं. अगर हम यही बात डिस्कस कर लें तो ये हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट को हमने बोल दिया डोमेन. क्लियर. और इनपुट को हमने बोल दिया प्री इमेज. क्लियर. और अब इनपुट, डोमेन और प्री इमेज डालने के बाद जो मिल रहा है दैट इज आउटपुट. इट मींस दीज आर द आउटपुट्स. और आउटपुट्स को हमने क्या बोल दिया, रेंज. तो हमारे पास क्या आ गया, रेंज. क्लियर. इसका मतलब हो गया आउटपुट भी मिल गया, इनपुट का आउटपुट हो गया, डोमेन का रेंज हो गया. सर प्री इमेज भी आपने एक वर्ड लिखा, तो प्री इमेज का क्या हो गया, दैट इज इमेज. क्लियर.
तो इट मीन्स हमारे पास हमने एक डेफिनेशन की बात कर रहे थे, हम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो फंक्शन क्या था, सबसेट था एक रिलेशन का। इसका मतलब ये रिलेशन भी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है, साथ साथ क्या है, फंक्शन भी है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट हमने मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करा। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और डोमेन के बारे में जाने के पहले अपन एक इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, टिपिकल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स क्लियर, set A and set B, every element of set A is associated with the element of set B uniquely under the rule F, correct, is known as function. आई थिंक फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि हमने दो एम्प्टी सेट ले लिए, सेट ए एंड सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी यूनिकली अंडर द रूल ऑफ एफ इज नॉन एज, उसको हम फंक्शन बोल देते। तो हमने यही तो बात बोली थी कि हर एक इनपुट का क्या होना चाहिए, आपके पास आउटपुट होना चाहिए, और हमारे पास हर एक इनपुट का आउटपुट आ गया, और वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन आगे पढ़ने से पहले इसके फंक्शन की। तो सी ए से बी, एफ 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट 1 2 3 A B C D E, A to B. Next one 1 2 3 4 C. Another 1 2 3 4 A B C, ए से बी। अब अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले को अगर हम देखते हैं तो पहले में अगर हम देखें तो हर एक इनपुट का आउटपुट मिल रहा है, और कैसा मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। तो ये तो क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। सेकंड की अगर हम बात कर लें तो 1 के आउटपुट कितने हो गए, 2 हो गए, और हमने क्या बोला था, आउटपुट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो लेकिन हमें 1 डालने के बाद ए मिलेगा कि बी मिलेगा, हमें नहीं पता। तो वी कांट से, यानी अपन नहीं बोल सकते कि वो क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसे अगर हम 3 को चेक करें तो 3 डालने पे डी मिलेगा कि सी मिलेगा, यानी आउटपुट यूनिक नहीं है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें थर्ड वन की, ए टू बी में ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये फंक्शन होगा। देखो 1 डाला, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, कुछ भी डालो, आउटपुट आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि आउटपुट ऑलवेज क्या है, सी मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, फंक्शन होगा। क्लियर, क्योंकि आउटपुट क्या होगा, यूनिक, क्योंकि आपको आउटपुट यूनिक होगा तभी वो फंक्शन होगा। तो 1 2 3 4 कुछ भी डालोगे तो आप क्या बोल सकते हो, सर ऑलवेज वी गेट अ सी, यानी हमें सी हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास ए टू बी में, 1 से बी मिल गया, 2 से ए मिल गया, 3 से सी मिल गया। सर ये फंक्शन होगा, नहीं बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन है
क्योंकि हमारे पास इसमें क्या हो गया, एक एलिमेंट इनपुट का छूट गया जिसका कोई भी आउटपुट नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? हमने क्या बोला था, हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो ये हमारे पास फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हो गए कि ये फंक्शन, इससे फंक्शन की डेफिनेशन आपको और क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और आउटपुट भी कैसा होना चाहिए, आपके पास यूनिक होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम फंक्शन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? और f इज a टू b। क्लियर? यानी ये हमारे पास सेट है a टू b। अब हम ये कहते हैं कि ये हमारे एलिमेंट तो क्या हो गए, डोमेन हो गए। सर डोमेन मीन्स ये इनपुट हो गया, और जहां से मिल रहा है इसको हमने क्या बोल दिया, कोडोमेन बोल दिया। क्या बोल दिया, कोडोमेन। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्मेट में कर दिया। अब x आपका क्या होगा, एज ए इनपुट की तरह ट्रीट होगा, यानी कि x किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो x किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इसको हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल दिया, तो इसको डालने के बाद जो मिल रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट को। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड। यानी बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, उसके अंदर x को क्या बोला हमने, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोला, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां हमने f को डिफाइन कर दिया कि f कहां से कहां तक है, a तो आपका डोमेन से लेकर b कोडोमेन में से जो भी मिल जाए। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम फंक्शन को और कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, फंक्शन को और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन का मतलब ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हो कि लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। क्लियर? तो लिख लेते हैं अपन, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्लियर? इसके आगे की लैंग्वेज अपन बाद में लिखेंगे डायग्राम ड्रॉ करने। सपोज अपने पास ये ग्राफ है y स्क्वायर इक्वल टू x। तो y स्क्वायर इक्वल टू x का ग्राफ क्या हो गया, जस्ट लाइक ए ग्राफ ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ग्राफ हमारे पास ये बन गया। क्लियर? अब हमने बोला था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो इसकी बात हम कर रहे हैं। तो क्या खींचना है हमें, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के अलोंग हमने लाइन खींच दी। क्लियर? तो कितनी जगह ग्राफ को कट कर रही है एफ के, तो ग्राफ को ये कट कर रही है 2 पॉइंट्स पे। इसका मतलब हो गया हमारे पास कितने आउटपुट मिल रहे हैं, 2 आउटपुट मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, यानी कि एक इनपुट x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यूज मिल गई आपके पास, y की 3 वैल्यूज मिल गई। इसका मतलब ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो ये फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर इस तरीके से ग्राफ होता y इज इक्वल टू रूट ऑफ x, तो ग्राफ हमारे पास क्या आता है, सिर्फ अपर पार्ट आता। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें लाइन को, तो कितनी जगह कट कर रही है, एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये फंक्शन होगा, इट इज अ फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट तो हम लाइन लिख लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इफ कट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट 1 पॉइंट। अगर एक पॉइंट पे कट करा तो क्या होगा, वेरी गुड, फंक्शन। देन इट इज अ फंक्शन। अंडरस्टूड?
तो इसका मतलब हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली, मैपिंग पढ़ ली, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया और वर्टिकल लाइन टेस्ट कर ली। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी हमें सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब देखना ध्यान से, हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ए बी सी। ए से बी में एक फंक्शन दिया है, ध्यान से देखना एफ। अब हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने जनरेट होंगे। अपन 3 का एग्जांपल ले रहे हैं, फिर 4 का, फिर उसके बाद अपन उसको जनरलाइज कर देंगे। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4। अब ये हमारे पास 1 के पास, ए के पास इसके साथ भी एसोसिएट हो जाए, इसके साथ भी, इसके साथ भी हो जाए। यानी अगर हम ऐसे देखें, आप उल्टा देख, इस 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं। 1 हैव ए 3 चॉइसेस। क्लियर, 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। तो 1 के पास कितने आ सकते हैं, या तो 1 से कनेक्ट हो जाए, या ए से कनेक्ट हो जाए, या बी से, या 3 से। 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, दैट इज, यानी रिपीटिशन इज अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउ यानी 2 जिससे हुआ उससे, 1 जिससे हुआ उससे 2 भी हो सकता है। तो उसके पास भी कितनी चॉइसेस हैं, 3। बी के पास भी सिमिलर 3, इसके पास भी सिमिलर 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 टू पावर 4। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 3 क्या है अपने पास, यहां पर 3 इज दिस इज अ कोडोमेन। क्या है हमारे पास, कोडोमेन। क्लियर, और हमारे पास 4 क्या है, दैट इज डोमेन। अंडरस्टूड। तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर हम बोलें लेट सेट ए हैज एन एलिमेंट, यानी सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट, एंड सेट बी हैज एम एलिमेंट्स। तो हमारे पास सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर एलिमेंट बना दो और ए टू बी में फंक्शन बोल दिए, ए टू बी में फंक्शन। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने आ जाएंगे, बी में जा रहे हैं तो बी के एलिमेंट को हम क्या बोल देंगे, कोडोमेन। ए के एलिमेंट को क्या बोल देंगे, डोमेन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज m टू पावर n। नेक्स्ट, m टू पावर n याद रखने की जगह हम याद रखने का वे बदल देते हैं कि हम याद कैसे रखेंगे इसको ताकि हमारे को याद रहे। क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के बार बार कंफ्यूज होते हैं, m आएगा कि n आएगा, कि m a के एलिमेंट थे या b के एलिमेंट। तो बदल दिया इसको, इसको हमने लिख दिया कोडोमेन की पावर डोमेन। अब हम कभी नहीं भूलेंगे, यानी अगर ए टू बी से फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा कि हम कोडोमेन निकाल लें और डोमेन निकाल लें। और हमने कोडोमेन और डोमेन निकाल लिया तो हम बहुत इजीली आंसर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज कोडोमेन टू पावर डोमेन। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होता है, इनपुट को ही हमने बोला था कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइन, यानी x की वो सारी वैल्यू जिस पे क्या हो जाए, फंक्शन डिफाइन हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। ऑल वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। क्लियर, यानी डोमेन की हमने डेफिनेशन लिख दी कि जहां पर x की वैल्यू रखने पे हमें आउटपुट मिल जाए, और आउटपुट मिल जाए यूनिक मिल जाए, उसको हम फंक्शन डिफाइन हो जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंज। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स
when putting the all possible values of x at which function is defined, क्लियर। तो यानी कि x की वो सारी वैल्यू जिनको रखने के बाद जो आउटपुट मिल जाए उसको हम रेंज बोल देते थे। नेक्स्ट, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेट फ्रॉम वी गेट द आउटपुट, यानी कि वो सेट जहां से हमें क्या मिल जाए? आउटपुट मिल जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? कोडोमेन। तो डोमेन हमारा हो गया, डोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। रेंज क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन पुटिंग द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। कोडोमेन क्या होता है? सेट फ्रॉम द वी गेट द आउटपुट, कि जहां से हमें आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट आता है अपने पास कि डोमेन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन, अगर हमारे पास रूट के अंदर कोई चीज दी है, रूट ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो अगर हम बात कर रहे हैं रियल की, तो एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें 1 बाय रूट ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ एक्स शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर होने के बाद हम डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं रख सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है 1 अपॉन एफ एक्स, तो दैट इज एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। क्लियर। फोर्थ, अगर आपको दो फंक्शन एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में दे दिए जाएं, क्लियर, या मल्टीप्लिकेशन में दे दिए जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले एडिशन का देख लें, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। अगर मैं मान ले कि फर्स्ट का डोमेन आपका D1 है और दूसरे का डोमेन आपका D2 है, तो हमारे पास डोमेन क्या होगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स का। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स का डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2, यानी कि दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकालें और उनका कॉमन पार्ट ले लें, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था इंटरसेक्शन, उसका यूज करते हुए हम इस पूरे फंक्शन का क्या निकाल सकते हैं? डोमेन निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट,